या हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ निशांत अग्रवाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका 12th क्लास का टॉपिक गॉस लॉ। सो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बट फिर भी थोड़ा एक बेसिक फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या क्या रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं कैसे, Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। करेक्ट। इस क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम लोग डायरेक्शन भी लगाएंगे। डायरेक्शन क्या रहती है, आर के डायरेक्शन, बट ये डिपेंड करेगा क्यू के साइन पे। ओके। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या रहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन रहेगा नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, फ्लक्स। राइट। तो फ्लक्स थोड़ा देखा हम लोगों ने और थोड़ा चर्चा करते हैं इसमें क्या रहता है। लाइक किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है मेरी ऐसा ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, एक सरफेस है मेरे पास, उसको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट कर रही है, उस सरफेस को कितना उस सरफेस से पास कर रही है, उसको बोल सकता हूँ मैं कि उतना फ्लक्स उस सरफेस से मेरे पास जा रहा है। करेक्ट। लाइक मेरा ये हाथ है ना, ये हाथ है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है सर। करेक्ट। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है उस सरफेस से कट कर रही है, उसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ एज अ फ्लक्स। तो फ्लक्स को कैसे देखें, लाइक अगर ये मेरे पास सरफेस है एस, है ना, और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है इसमें ई, इसका मैं मान लेता हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है इसमें से, और इस सरफेस कुछ एरिया रहेगा, कुछ एरिया रहेगा। एरिया वेक्टर को कैसे लिखते हैं, एरिया वेक्टर हमेशा याद रखना सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। करेक्ट। और डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं। तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी मतलब ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि बाद में दिक्कत नहीं। ठीक है, ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में। करेक्ट। मैं फ्लक्स को कैसे डिनोट कर सकता हूँ, फ्लक्स को कैसे लिख सकता हूँ, फ्लक्स है ना, फ्लक्स लिख दिया, फाई से डिनोट करते हैं, इसको फाई बोलते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उसको मैं बोल सकता हूँ ये मेरा इतना फ्लक्स रहेगा, है ना। और अगर डॉट प्रोडक्ट को हम लोग जब इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर दैट इज A एंड द एंगल बिटवीन देम, द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो cos थीटा। करेक्ट है। फ्लक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज द फ्लक्स। ये फ्लक्स होगा किसी भी एक लाइक एक सरफेस है, ए एरिया का सरफेस है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है E, तो उससे मेरा कितना फ्लक्स जा रहा होगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। करेक्ट। ठीक है, अभी बात करते हैं हम लोग, ठीक है, गॉस लॉ का क्यों हमारा यूज आया। लाइक गॉस ने हमें लॉ दिया तो इसका कैसे हम यूज करेंगे। एक्चुअली जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस सब से डील करते हैं, इस सब चीज़ों से डील करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज और लाइक अलग अलग इस डिफरेंट डिफरेंट क्लोज सरफेस एरियाज, तो उस समय डील करने में ये गॉस लॉ हमें बहुत काम आने वाला है। राइट। तो हम लोग देखते हैं क्या इसने ऐसा दिया हमें जो हमारे मतलब कि हमारी इन सब डीलिंग्स को, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी डीलिंग्स हैं उनको बहुत ईजी बना देगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसके। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया, कैसे फ्लक्स निकाल सकते हैं, सिंपली है। ओके, नाउ यू विल सी मेरे पास एक स्फीयर है। करेक्ट। मैं मान लेता हूँ ये जूम है, जूम कर रहा है, एक स्फीयर है, यानी कि स्फेरिकल सरफेस लिए, और उस स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे
मैं एक पॉजिटिव क्यू चार्ज लेता हूँ, करेक्ट। पॉजिटिव क्यू चार्ज मैंने लिया, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ निकल रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ निकल रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, ये निकल रहा होगा, ये निकल रहा होगा, ये निकल रहा होगा। ऐसे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे होंगे? बहुत सारे निकल रहे होंगे, करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा। तो मैंने बोला कि एक छोटा सा मैंने सरफेस एरिया ले लिया यहाँ, ये वाला सरफेस एरिया, इसका नाम दे देता हूँ मैं एस, करेक्ट। इस सरफेस एरिया पे मैं क्या करता हूँ, मैं फ्लक्स की कैलकुलेशन करता हूँ, है ना। कैसे रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, और इस सरफेस एरिया का जो एरिया है वो है डी ए, स्मॉल एरिया। डी ए समझ रहे हैं ना, जब भी छोटा क्वांटिटी मुझे लेना है, बहुत छोटा आता माइन्यूट सा, तो मैं डी ए ले सकता हूँ, स्मॉल। बड़ा एरिया ए है, उसका छोटा सा एलिमेंट है तो डी ए ले सकता हूँ ना। जैसे हम लोग देखते थे 1D मोशन में भी एक्स, जब यूनिट चलना होता है डी एक्स बाई डी टी कर सकते थे, डी एक्स बाई डी टी, तो ऐसा स्मॉल एरिया डी ए ले सकता हूँ ना। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा और इसके अलोंग भी होगा, रेडियस वेक्टर के अलोंग, करेक्ट। ये सब लोग समझ आ रहा है, ये डी ए वेक्टर लिख सकता हूँ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे देखें इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, ये मेरा डी ए वेक्टर है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनता है, थीटा विल बी इधर 0 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए मुझे भी फ्लक्स निकालना है ना। तो क्योंकि मैंने एरिया छोटा सा लिया है, छोटा सा डी एरिया लिया है, तो मैं फ्लक्स भी मान के चलो छोटा डी फाई फ्लक्स निकालते हैं। पूरा फ्लक्स इस सरफेस से अगर इसको इस प्लेन से पूरा फ्लक्स अगर फाई जा रहा है तो इस छोटे से एरिया से कितना जाएगा, डी फाई, और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट डी वेक्टर, है ना। अगर इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या है, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा मेरा इधर कितना है, यहाँ पे मैंने देखा थीटा कितना है मेरा 0 डिग्री, करेक्ट, कॉस 0 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा, कॉस 0 कितना होगा 1, ये मेरा हो गया ई डी ए, है ना। ये मेरा हो गया डी फाई। अब मैंने देखा मेरे पास डी फाई आ गया, अभी मुझे फ्लक्स निकालना है पूरे स्फीयर से। तो जब भी हम लोगों ने इंटीग्रेशन वाला पढ़ा है ना, क्या रहता है, हमें छोटा पता लग गया, अगर मुझे उसको बड़ा एक बड़ा चीज निकालना है तो क्या करूँगा, छोटे छोटे पार्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं ना हम लोग। सिमिलर यहाँ पे भी कर देंगे, अगर मुझे पूरा फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स टू होल स्फीयर, पूरे स्फीयर से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डी फाई को इंटीग्रेट कर दूंगा और मेरा कितना होगा, ई डी ए को इंटीग्रेट करना, यही होगा ना। ठीक है, इधर देखते हैं थोड़ा, वहाँ पे जगह बढ़ गया, यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, मेरा फ्लक्स कितना आ रहा है, ई डी ए को इंटीग्रेट करना है ना, और ई डी ए को इंटीग्रेट किया तो इसको ई को क्या लिख सकता हूँ, मैंने अभी देखा था कि मेरा पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, हम लोगों ने इस स्फीयर का रेडियस क्या लिया है, इस स्फीयर का रेडियस आर ले लेते हैं, ठीक है, इस स्फीयर का रेडियस आर ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकता हूँ मैं, क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, और डीए को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, डीए मेरा इंटीग्रेशन चल जाएगा। अभी मैं देखता हूँ मेरा Q कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर निकाल सकता हूँ, Q मेरा कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, और R भी मेरा चेंज तो नहीं हो रहा है, तो इसको बाहर निकाल लिया, 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर अंदर चला गया सर DA। अभी DA क्या है, एरिया है ना मेरा, छोटा सा एरिया, जब छोटे से एरिया को पूरा इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा, पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा। स्फीयर का एरिया क्या लिख सकता हूँ मैं,
स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं, क्या रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो गया। स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला आ गया 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, मेरा फ्लक्स निकल के आ गया Q डिवाइड एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अभी देखो कितना सिंपल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में अगर हम ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले को जो मेरा फ्लक्स निकल के आया, इसमें कहीं भी मैटर नहीं कर रहा कि मेरा आर कितना है, मेरा स्फीयर का साइज कितना है। अगर हम ध्यान से देखें तो इस फॉर्मूले में कहीं भी मैटर नहीं कर रहा वो चीज, क्योंकि अगर आप लोग ठीक है ये हो गया, इसको फील कर देना कैसे, ठीक है। ये बता दूं अभी देखो, मैंने लिया एक स्फीयर लिया था अभी, प्लस क्यू चार्ज रखा उसके सेंटर पे, प्लस क्यू चार्ज रखा और उससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहे हैं, इधर भी निकल रहे हैं, इधर भी, यहाँ पे भी जाएगा, इधर भी जाएगा। उसका रेडियस मैंने आर लिया था, ठीक है, रेडियस मैंने आर लिया था। अगर मैं एक और स्फीयर बनाता हूँ ऐसा करके, तो मेरा फ्लक्स क्या है, फ्लक्स मेरा वही है ना कि मेरे कितना सरफेस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है। तो अगर ध्यान से देखो, अगर थोड़ा फील करने का ट्राई करो इसको, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर जाएंगी इस स्फीयर से, उतना ही तो इस बाहर वाले स्फीयर से बाहर जाएगी ना। भले ही इसका रेडियस कितना है, मैंने कैपिटल आर लिया है ना, इसका रेडियस मैंने कैपिटल आर लिया, इससे भी क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी इस बाहर वाले स्फीयर से, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर वाले से बाहर जाएंगी उतनी ही तो इससे भी बाहर जाएगी ना। और अगर मैं क्या फर्क पड़ेगा, एक और स्फीयर बना दूं बड़ा वाला, जो कि एक हाँ इस आर से बड़े रेडियस का है, उससे भी तो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएगी, है ना। तो ये मैटर ही नहीं कर रहा कि मेरा साइज कितना है, मेरा जो शेप है, जो लाइक मेरा जो 3D फिगर है उसका साइज कितना है, मेरा जो स्फीयर है उसका साइज कितना है, ये मैटर ही नहीं कर रहा है। तो हमेशा फ्लक्स जो कितना आ रहा है Q चार्ज की वजह से, Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये जो गॉस लॉ है, गॉस ने ऑब्जर्व किया, तो फिर उन्होंने एक लॉ दिया। क्या लॉ दिया उन्होंने, गॉस ने क्या लॉ दिया, तो देखते हैं यहाँ पे। गॉस लॉ बोलता है फ्लक्स थ्रू any closed surface, any closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed। ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट चार्ज एनक्लोज, एंड इसको भी डिवाइड कर सकते हैं आप क्लोज्ड सरफेस, है ना। तो फिर इधर से अगर देखें क्यू चार्ज की वजह से, क्यू चार्ज की वजह से अगर देखो फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर एक 3D फिगर के अंदर मेरा प्लस क्यू चार्ज है और सरफेस कैसा होना चाहिए, हमेशा क्लोज सरफेस होना चाहिए, करेक्ट। और क्या बोला है, नेट चार्ज क्लोज, है ना, नेट चार्ज क्लोज, इसमें प्लस क्यू है। अगर मेरे पास और चार्ज होते हैं इसमें प्लस Q2 प्लस Q3, तो उनको भी मैं इधर ऐड कर सकता हूँ, है ना। तो ये गॉस ने सिंपल सा लॉ दिया है, लेकिन ये बहुत यूजफुल लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में बहुत बार यूजफुल रहता है, बहुत इजीली हम
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। और हाँ, बट लिमिटेशंस भी है। लाइक एक बोलते हैं कि गॉस लॉ हमेशा एप्लीकेबल है, बट यूजफुल कुछ ही जगह पे आता है, मतलब हर जगह यूजफुल नहीं होगा, उसका कुछ कंडीशन होंगी, हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा गॉस लॉ। अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो गॉस लॉ को यूज करते हैं, थोड़ा हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो क्या लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिख तो देते हैं क्या कि फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन इसमें ये जो क्यू है, ये क्यू जो है हमेशा क्या होना चाहिए, नेट चार्ज, जो मैंने डेफिनेशन में अंडरलाइन कराया था, करेक्ट। नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस, नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस। और ये फ्लक्स लिख रहे हैं, फ्लक्स जो लिख रहे हैं उसको क्या लिखेंगे, ये फ्लक्स भी जो सरफेस से होना चाहिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज, वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जब फ्लक्स लिखते हैं तो उसमें जैसे कि मैंने बताया हमें नेट चार्ज इनसाइड लिखते हैं, तो इधर भी जितने भी चार्ज इनसाइड से Q1 प्लस Q2 प्लस में Q3, जितने भी चार्ज हैं सबको इंक्लूड करेंगे। कैसे, इधर देखते हैं, ये मेरे पास सरफेस है, इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, इसमें Q3 चार्ज है। तो इन सब की वजह से जो भी फ्लक्स होगा उसको हम ऐड करेंगे, है ना। तो फ्लक्स की कैलकुलेशन में हमेशा इसको ऐड करेंगे, पहले ये वाला, ठीक है। तो ये दो बातें हुई हैं, और इसमें कैसे लिख सकते हैं, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा प्लस Q1 चार्ज है, ये मेरा Q2 चार्ज बाहर रखा गया है। तो जब मैं इसके लिए फ्लक्स निकालूंगा इस सरफेस के लिए, तो हमेशा प्लस Q1 को ही कैलकुलेशन करूंगा, है ना। हमेशा प्लस Q1 पे कैलकुलेशन करूंगा, क्यों कि वही मेरा जो है इनसाइड है, वही चार्ज है इनसाइड, यही वाला हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा इसके फ्लक्स के लिए। ये भी देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे देगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा और ऐसे जा रहा होगा, तो यहाँ पे क्योंकि जो एरिया वेक्टर है हम आउटवर्ड पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि एरिया वेक्टर का लेते हैं तो ये डायरेक्ट ये एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा। और यहाँ पे ये मान लेते हैं एरिया वेक्टर ऐसा है, एरिया वेक्टर ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो ये एंगल 90 डिग्री से कम है, इधर ये पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये छोटा सा बना है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड कम लगेगा होगा, लेकिन ऐसा कंट्रीब्यूट कर करके वो कंप्लीटली वो जीरो कर देगा, है ना। तो इस तरह से सिर्फ जो इनसाइड वाला चार्ज है वो इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ओके, और एक और चीज बेसिक है, लाइक जो हम लोग लिखते हैं फ्लक्स इक्वल्स टू ई डी ए इंटीग्रेशन। तो इस इंटीग्रेशन में क्योंकि हमें क्लोज सरफेस पे लिखा है तो ऐसा एक साइन बना देते हैं इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस, है ना। ये रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल जो रिंग जो लगा है इस पे, इस इंटीग्रेशन में जो रिंग बना है उसको वो रिप्रेजेंट करता है कि हमने क्लोज सरफेस के लिए ये लिखा है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अभी कुछ देखते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं, जरूरत पड़ सकता है इसमें। एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली मैं बोलता हूँ मेरे पास ये
लेयर है, इसके अंदर मेरे को डाइपोल रखना है, उसका डाइपोल मोमेंट है पी, इससे बताना है फ्लक्स कितना होगा। जल्दी से वीडियो पॉज करके आप थोड़ा देख सकते हैं, 2 मिनट का वेट करके कि कितना होगा। बहुत इजी है, मगर इसका आंसर क्या रहेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट कैसा रहता है, ये रहता है, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज। और अभी हमने क्या लिखा, फ्लक्स कितना होता है, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है, नेट चार्ज, तो ये कितना होगा, प्लस Q माइनस Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, कितना 0। करेक्ट, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा अच्छा, मेरे को सिलेंडर दिया है, उस पर ये पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है। इस सिलेंडर का लेंथ है L/2, इसका रेडियस है R। इस सिलेंडर की वजह से, इस सिलेंडर के सरफेस के सेंटर पर रहता है प्लस क्यू चार्ज। इस सिलेंडर की वजह, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स होगा, इस सिलेंडर से फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगा वो बताना है आपको। ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको, सॉल्यूशन कैसा रहेगा इसका। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। इसका क्या रहेगा, ये मेरे पास सिलेंडर है, इसका लेंथ कितना था L/2। मैंने एक और इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, इसके ऊपर सेम है, प्लस Q। अभी क्या लगता है, इस पूरे से जो पता है कितना ये फ्लक्स देगा, इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स देगा, ये इस पूरे सिलेंडर से वो देगा मेरे को Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो जितना फ्लक्स इससे दे रहा होगा उतना ही फ्लक्स इससे दे रहा होगा, तो इससे और इससे मिला के मान लेता हूँ, इससे मेरे पास 5 दे रहा है, तो 5 कितना होगा, 5 1 प्लस में 5 2, इससे 5 2 है, और 5 1 और 5 2 इक्वल है, तो इसको मैं 2 5 1 ले सकता हूँ, तो 5 1 कितना आएगा, बस 5 1 कितना है 5/2, ये वाला कितना हो गया, Q बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय 2, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मेरे पास प्लस आ गया, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, इस गॉस लॉ की सहायता ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज में आता है गॉस लॉ, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है, कहाँ कहाँ यूज आ सकता है, उसकी कंडीशन में थोड़ा बता देता हूँ हम लोगों को। लेकिन जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ यूज करके, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज जो गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करते हैं। गॉसियन सरफेस क्या है, ये प्लस के चार्ज है, और इसके अराउंड जो सरफेस ले रहा हूँ ना, जिस सरफेस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की कैप्चर कर रहा हूँ, उसको बोलता हूँ गॉसियन सरफेस। तो वो गॉसियन सरफेस गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिकल होना चाहिए। दूसरा चीज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट बोल सकते हैं, सेम बोल सकते हैं, हर पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस पे, एट एवरी पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड का
तीसरा चीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मेरा या तो जो थीटा है, जैसे कि ये सरफेस है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरा एरिया वेक्टर है, ये मेरा थीटा है। ये कब निकालने में निकल सकता है, जब ये थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो, या तो 180 डिग्री हो, या तो 90 डिग्री हो। उसी केस में बहुत इजीली हम लोग इस गॉस लॉ को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। ठीक है, ओके सर, हम लोग अभी देखते हैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं ना गॉस लॉ का यूज करके। सो लेट अस से एक प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, मुझे एक पॉइंट इससे r डिस्टेंस दूरी पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। कितना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, करेक्ट। तो मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, गॉस अभी तक तो हम निकालते थे, एक फॉर्मूला होता है k q y r स्क्वायर, लेकिन गॉस लॉ की वजह से बहुत इजीली बन गया है। कैसे, एक हमने गॉसियन सरफेस एक अज्यूम करते हैं, ड्रॉ करेंगे ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। ये गॉसियन सरफेस क्या है, एक स्फीयर लिया है ना। तो मुझे पता है क्या फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अभी फ्लक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दूसरा q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस फ्लक्स को दूसरा तरीके से लिख सकता हूँ, e ta का इंटीग्रल विद क्लोज सरफेस, करेक्ट। ये q इनसाइड कितना है मेरे पास, प्लस q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता नहीं है निकालना, लेकिन मुझे ये पता है मैग्नीट्यूड हर जगह हर पॉइंट पे सेम होगा, है ना। तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। और जो dA का इंटीग्रल है वो इसका एरिया है, स्फीयर का सरफेस एरिया, वो कितना होगा मेरे पास, 4 5 r स्क्वायर, करेक्ट। अगर इसको नीचे लेके चले जाओ तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, q डिवाइड बाय 4 5 r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। आ गया ना, सिंपल। डायरेक्शन हम लोग दिमाग से लिख लेंगे और मैग्नीट्यूड हम लोग इधर से निकाल देंगे, बहुत इजी हो गया, है ना। इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं सिलेंडर वाला, उससे आपको लोगों को थोड़ा और फील आ जाएगा कि कैसे कितना यूजफुल है ये। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ये ऊपर से और नीचे से इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इस पे कुछ चार्जेस लगेंगे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी है लैम्डा, करेक्ट। मुझे इसकी वजह से किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से। तो मैं क्या करूँ इसके लिए क्या कैसा गॉसियन सरफेस अज्यूम करना चाहिए, थोड़ा अगर देखेंगे हमने क्या पढ़ा था गॉसियन सरफेस, इसको अज्यूम करने के लिए थोड़ा सिमेट्री होना चाहिए। तो ये मेरे पास लाइन चार्ज है, इसका अगर थोड़ा विजुअलाइज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकल रहा होगा, हर जगह कैसे निकल रहा होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा। तो इसका कैसा सिमेट्री बनाऊंगा, एक सिलेंडर बनेगा, सिलेंडर का बनेगा वो कितना सिमेट्रिकल रहेगा इसमें गॉसियन सरफेस। एक मैं सिलेंडर का बना रहा हूँ, ये सिलेंडर बनाया है, तो ये इसके लिए गॉसियन सरफेस मान सकते हैं ना, ये इसके लिए गॉसियन सरफेस जो इसके लिए एप्रोप्रिएट रहेगा, करेक्ट। इसका मैंने माना कि जो लेंथ लिया है वो L है और जो रेडियस लिया है वो है R, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस हर एक पॉइंट पे ऐसे रहेगी, इधर ऐसे रहेगी, कितना रहेगा, मैग्नेटिक सर्कल सेम रहेगा कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। और इस पॉइंट पे भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी और एरिया वेक्टर कहाँ पे, इधर परपेंडिकुलर ऐसे आएगा और
इधर का एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, है ना। तो इसमें अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे 90 डिग्री। जब cos 90 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये वाला जो पार्ट है ये तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, ये तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी जीरो हो जाएगा। तो जो लेटरल सरफेस वाला है वही कंट्रीब्यूट करेगा। तो फ्लक्स को कैसे लिख सकता हूँ, Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मेरा फ्लक्स होगा और ये किसके इक्वल होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैंने एरिया दिया है उसका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस का, ठीक है। Q इनसाइड मेरा कितना होगा, लैम्डा मुझे दिया है चार्ज डेंसिटी, है ना, लैम्डा और इनटू में जो लेंथ है, लेंथ चार्ज डेंसिटी ना, इनटू में इसको डिवाइड बाय एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है, मैं बाहर निकालूंगा मतलब कांस्टेंट है डी है। इसका लेटरल सरफेस कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा, लेटरल सरफेस होगा 2 पाई r इनटू में l, करेक्ट, ये होगा ना, l से l गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया मेरे पास लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई साइन r, करेक्ट। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया 2 से 4, तो ये आ गया 2k लैम्डा डिवाइड बाय r। एक सिंपल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 2k लैम्डा बाय r। हमने इसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वाले चैप्टर में आपने देखा होगा, निकाला होगा, तो उससे भी यही आता है ना, अगर बेसिक फॉर्मूला हम निकालते हैं। तो सिंपली यही है कि गॉसियन सरफेस को यूज करके बहुत इजीली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ना, बट काफ़ी सारी लाइक चार्जेस के लिए, ठीक है। आज के लिए नहीं रखते हैं, अगला इसके आगे का हम लोग बाकी क्वेश्चंस और आगे और भी चीज़ें तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।